हेलो क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और हम इसमें सेकेंड ईयर का पोर्शन डील कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपको जीएनएम सेकेंड ईयर में है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट प्रोसेस ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट एंड चाइल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नर्सिंग केयर की जो प्रोसेस है उसको आप डिटेल में बताइए, और जो न्यू बॉर्न्स है, इन्फेंट्स है, जो चाइल्ड है, उनकी केयर के बारे में आपको डिटेल में बताइए कि एक जो नर्सिंग केयर है वो क्या होती है। तो पहले हम डील करते हैं प्रोसेस ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट और चाइल्ड। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंतर्गत सर्वप्रथम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को पहचानना, उसका सॉल्यूशन निकालना आता है। नर्सिंग प्रोसेस द्वारा हम इन्फेंट और बच्चों को ऑप्टिमम नर्सिंग केयर देने में सफल हो जाते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर असेसमेंट ऑफ चाइल्ड प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफिकेशन, मेकिंग ए प्लान फॉर केयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और इवोल्यूशन आदि स्टेप्स सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो कि एक नर्स हॉस्पिटल में, जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो जो पीडियाट्रिक जो केयर यूनिट होती है उसमें जो स्टेप्स को नर्स द्वारा फॉलोअप किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। मतलब नर्सिंग प्रोसेस के अंदर बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी पूरी केयर प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें नर्स क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप बच्चे को केयर प्रोवाइड करती है, जिसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें फर्स्टली पेशेंट है जो कि बच्चा है, तो हमें क्या करना है, बच्चे की, चाइल्ड की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है, हमने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है और हम इसको कौन सा ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना है, इसको प्रायोरिटी नीड्स क्या है, इसको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो इन्फेंट है और जो बच्चे हैं उनको हम एक एडुकेट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, जो नर्सिंग केयर की जो प्रोसेस की जो स्टेप्स होती हैं उसको वन बाय वन हम फॉलो करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है इसके अंडर में फर्स्टली क्या आता है, असेसमेंट ऑफ चाइल्ड आता है, देन प्रॉब्लम्स है। पहले हमने बच्चे को असेस कर लिया, फिर हमने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने थर्ड क्या किया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने एक प्लान बनाया, मतलब एक गोल बनाया कि अब हमें उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसे कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, बच्चे को कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कौन सी मेडिकेशंस देनी है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग। फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब अब हमने जो प्लान प्रिपेयर किया है हम उसको बच्चे पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब हमें अब बच्चे को क्या करना है, मेडिकेशंस देनी है, थेरेपीज़ देनी है, और जो भी केयर उसके अंडर में आती है हमें वो सारी चीज़ें बच्चे पर अप्लाई करनी है। लास्ट में क्या करना है, इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन में क्या करेंगे, हम जो हमने बच्चे को केयर प्रोवाइड की है उसको इवोल्यूएट करेंगे कि हमने जो बच्चे को ट्रीटमेंट दिया है, जो केयर प्रोवाइड की है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, बच्चा जो है उसकी कंडीशन बेटर हो रही है या नहीं हो रही। अगर बेटर कंडीशन होती है, बच्चा जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में अगर वापस आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो टेक्निक्स हैं उसको चेंज करके हम ये जो स्टेप्स है इसको हम रिपीट करेंगे। हम फिर से क्या करेंगे, बच्चे का असेसमेंट करेंगे और फिर से हम उसकी प्रॉब्लम को री-आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम फिर से गोल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको बच्चे पर इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में फिर हम उसको इवोल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर यही आता है कि हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं, एक केयर प्लान को क्या करते हैं, हम फॉर्म करते हैं। इसमें हम वन बाय वन डील करते हैं। फर्स्टली जो इसका फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करेंगे, यहाँ नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। असेसमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती है बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेशंस है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे या फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशंस है इसके अंडर में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। अब जो असेसमेंट के द्वारा जो भी हम रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं, मतलब जो नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट जो हम देख रहे हैं असेसमेंट देख रहे हैं, असेसमेंट में हम बच्चे को असेस करते हैं और बच्चे का जो डाटा है वो हम उसके पेरेंट्स से
कलेक्ट करके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमने जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उनमें जो भी नॉर्मल लिमिट्स है जो उनके अंडर आती है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी क्या है, कुछ चेंजेस अगर दिख रहे हैं, अल्ट्रेशन है कुछ, तो वो हमें क्या करना है, उस पर फोकस करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। अब सीक न्यूबॉर्न इन्फेंट चाइल्ड का जो असेसमेंट करते हैं तब हमें कुछ चीज़ों को क्या करना है, माइंड कीप ऑफ द माइंड रखना है, हमें उनको फॉलो करना है। तो फर्स्ट जो उसमें होगा असेसमेंट के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी कंप्लेंट्स हैं बच्चे के पेरेंट्स की कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ साइन सिम्टम्स के थ्रू वो क्या होते हैं, हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट करते हैं कि बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा है या फीवर आ रहा है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनके बेस पर वो क्या करेंगे, बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको हमें क्या करना है, जो कंप्लेंट है पेरेंट्स की उसको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आता है हिस्ट्री में, जिसमें हम प्रीवियस इलनेस देखते हैं। प्रीवियस इलनेस में टाइप्स ऑफ डिसीज़ एंड इलनेस, बर्थ एंड न्यूनेटल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री, मतलब डिसीज़ जो है वो किस टाइप की डिसीज़ है, क्या इलनेस हो रही है बच्चे को, जो बर्थ के टाइम में कोई इन्हें इंजुरी तो नहीं थी, बर्थ के टाइम की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, न्यूनेटल हिस्ट्री, कोई डेवलपमेंटल हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो कि जेनेटिकली बच्चे में ट्रांसमिट हो रही है। या फिर डाइटिक हिस्ट्री देखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा जो है कितने टाइम से ब्रेस्ट फीडिंग करता है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ टॉप फीड, और जो भी डाइट्स वगैरह उसको दे रहे हैं उससे रिलेटेड हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे। साथ में हम उसकी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री देखेंगे कि कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, अनअवेयर है। मतलब इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में क्या करेंगे हम, जो वैक्सीन्स है वो बच्चे को बर्थ के टाइम लगा है या नहीं लगा है, या फिर जो पेरेंट्स है वो इससे अवेयर ही नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सारी जो चीज़ें हैं हम ये हिस्ट्री में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ये हिस्ट्री के अंदर आता है। अब सेकंड पॉइंट जो हम फॉलो करते हैं असेसमेंट में वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, बच्चे का पूरा हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे बच्चे को फिजिकली। इसमें पहले जनरल अपीयरेंस देखेंगे कि जनरल कंडीशन कैसी है। इसके अलावा जो बच्चा है उसके फेस देखेंगे कि फेस पर कुछ मतलब सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे। बच्चे को अगर पेन होगा तो बच्चे का जो फेस है वो कैसा डल हो जाएगा, जैसा नॉर्मल एडल्ट पर्सन का भी होता है। अगर किसी भी एडल्ट पर्सन को भी अगर कोई पेन हो तो उनके फेस पर वो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो फेस है वो डल हो जाता है, स्ट्रेसफुल रहता है। तो उस टाइप से बच्चे के फेस की तरफ भी देखेंगे तो उनमें भी कुछ सिम्टम्स हमें शो होंगे। जैसे कि बच्चा फेस बनाएगा, है ना, उसे पेन होगा तो बच्चा क्या करेगा, फेस चेंजेस करेगा। अब सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या देखेंगे, शंकन ड्राई आइज़ तो नहीं है, वीक क्राई और फटीग तो नहीं है, मतलब जो आइज़ है वो कैसे श्रिंकन तो नहीं है, और जो बच्चे का जो क्राई है बहुत वीक तो नहीं है, बच्चा टायर्ड तो नहीं है। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे मरासमस। अगर न्यूबॉर्न बेबी को अगर मरासमस है, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, तो वह कैसा दिखाई देगा, जो ओल्ड एज के जो एल्डर जो पर्सन्स है उस टाइप से दिखाई देगा। मतलब जो उनके जो बॉडी का जो पोस्चर है, गेस्चर पोस्चर, वो सेम कैसा दिखाई देगा, जो ओल्डर पर्सन्स है उस टाइप से दिखाई देगा। मतलब जो बोन्स है वो भी कैसी हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, और क्या होगा, बहुत मालनरिश दिखाई देगा। अब मेंटली रिटार्डेड हमें ये भी चेक करना है, पर जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है। अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो अनरिस्पॉन्सिव और ब्लैक फेस वाला होगा, मतलब किसी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब क्रिटिनिज्म में देखेंगे कि बच्चे को क्रिटिनिज्म है तो वह कैसा होगा, मोटा होगा, फैटी होगा, भारी चेहरे का होगा, उसका जो लुक है वो डल लुक होगा, थिक टंग होगा, और पेल ड्राई और रफ स्किन वाला होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसोरिज्म।
मतलब इसमें क्या है, अब जो बच्चा है उसको सेंसोरियम कैसा है, अलर्ट है बच्चा, ब्राइट है, डल है, लेथार्जी है या फिर कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, चेक करना है इसमें। फिर क्राई देखेंगे बच्चे की कि बच्चा जो है उसकी क्राई स्ट्रॉन्ग है, हाई पिच वाली क्राई है, लो पिच वाली क्राई है, बच्चा कैसे क्राई कर रहा है। ठीक है, मतलब बच्चे की जो रोने की आवाज़ है वो हाई पिच में है, लो पिच में है। ठीक है, और एंग्री जो फेस है उसका वो देखना है कि बच्चा जो है वो किस टाइप से क्राई कर रहा है। और कॉसी ओरकर में क्या होता है, बहुत वीक क्राई होता है। ठीक है, बहुत तीखी और क्या होगा, हाई पिच क्राई होगा और वीक क्राई होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जनरल एग्जामिनेशन करना है। जनरल एग्जामिनेशन में क्या है, स्किन देखेंगे तो स्किन में कुछ रैसेस तो नहीं है, इलास्टिसिटी है या नहीं है, कोई साइनोसिस तो नहीं प्रेजेंट है। देखिए अगर साइनोसिस प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, बच्चे की जो स्किन होगी वो कैसे होगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन उसका हो जाएगा। जो लिप्स है, नेल्स है, यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का जो ब्लू टाइप का कलर हमें दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोसिस, जो कि ऑक्सीजन की कमी से होता है। अब क्या देखेंगे, लुक फॉर जॉइंटिस। अब हमें जॉइंटिस देखना है, बच्चे को पीलिया तो नहीं है। अब पीलिया के लिए उसकी जो स्किन है, जो त्वचा है वो कैसी है, जो स्क्लेरा है वहाँ पर देखेंगे। स्क्लेरा में क्या होगा, अगर बच्चे को जॉइंटिस होगा तो जो स्क्लेरा है वो येलोइश कलर में दिखाई देगा। और जो स्किन है वहाँ पर किसी भी टाइप्स की जो सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग है उसको देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि किसी भी टाइप की कोई सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। फिर हम नेक्स्ट जो असेसमेंट करेंगे जनरल एग्जामिनेशन में वो क्या है, लिम्फ नोड को चेक करना है। लिम्फ नोड में क्या करना है, साइज चेक करना है, मोबिलिटी चेक करना है और एक्सिलरी इंग्वाइनल। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देखना है साथ में हमें कि जनरल अपीयरेंस में बॉडी बिल्ड कैसा है, बच्चा जो है कैसा है, मोटा है, दुबला है, मालनरिश है, किस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब सबक्यूटेनियस फैट कितना है उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या असेसमेंट करना है, बच्चे का जो हेयर्स है उसको क्या करना है, हमें कलर को उसको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे के हेयर्स में कोई कलर चेंजेस तो नहीं है, उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। फिर स्किन चेंजेस में जैसे कि डर्मेटाइटिस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पिगमेंटेशन कैसा है स्किन का, ये चीज़ें हमें चेक करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेड का साइज कैसा है, शेप कैसा है, क्लोजर जो है फॉन्टानेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनमें 2 फॉन्टानेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर फॉन्टानेल्स होता है जो कि डायमंड शेप का होता है, पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ये इनका जो क्लोजर है, मतलब ये क्लोज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या करना है, हेड में चेक करना है। उसके बाद आता है आई में पुफिनेस देखना है, ब्लैक आई है, स्क्लेरा का कलर कैसा है, जैसे कि ब्लू कलर है, येलो है, मुडी कलर है, चौकी डिपॉजिट तो नहीं है, किसी तरह का कोई वाटरी फ्लूइड, कोई फ्लूलेंट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है आइज से। ये सारी चीज़ें हमें आइज में ऑब्जर्व करनी है। इसके बाद टोसिस में देखना है हमें, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड को देखना है, मतलब जो अपर आईलिड है वहाँ पर हमें उसको ऑब्जर्व करना है, कोई ड्रूपिंग तो नहीं है। अब प्यूपल्स को देखना है, तो प्यूपल्स में हम क्या देखेंगे, जो लाइट के प्रति रिएक्शन देखना है, मतलब जब बच्चे की आइज़ पर जो लाइट है वो अगर डायरेक्टली पड़ता है तो बच्चे की जो रिएक्शन है वो देखना है कि बच्चे का क्या रिएक्शन होता है। फिर हम देखेंगे ईयर में हम क्या देखेंगे, जो कान से किसी भी टाइप का कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है या फिर पेन तो नहीं हो रहा है बच्चे को, ये हमें ऑब्जर्व करना है। इसके बाद हम असेसमेंट करते हैं माउथ का, तो माउथ में हम देखेंगे कि क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट तो नहीं है, कोई फिशर्स तो नहीं है, उसकी एज के अकॉर्डिंग दांतों की संख्या कैसी है। मतलब क्लैप्ट लिप मतलब प्रीवियस वीडियो में हम क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जन्म के बाद बच्चे के जो लिप्स होते हैं और जो पैलेट होता है जिसको हम तालू कहते हैं, ये कटा हुआ होता है, जिसको हम क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट कहते हैं। तो और साथ में हमें क्या चेक करना है कि उसके एज के अकॉर्डिंग उनमें जो टीथ है वो उनकी क्वांटिटी कितनी है। अब नेक्स्ट जो हम असेसमेंट करेंगे वो क्या होगा, नेक को हमें असेस करना है, जिसमें हम देखेंगे कि गर्दन में किसी भी टाइप्स की कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कुछ स्वेलिंग तो नहीं है। हो सकता है बच्चे को अगर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है तो क्या है,
जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ तो नहीं रही है, गॉइटर तो नहीं प्रेजेंट है, हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करना है। अब नेक्स्ट जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो क्या है असेसमेंट में, एब्डोमेन। अब हमें एब्डोमेन का ऑब्जर्वेशन करना है और जेंटल पाल्पेशन के थ्रू क्या करना है, उसके शेप साइज और क्या कुछ हर्निया तो प्रेजेंट नहीं है, डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है एब्डोमेन में, फ्लैटस मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है ऑब्जर्व करना है। कोई असाइटिस तो नहीं है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, इसका मतलब असाइटिस होता है, तो कोई किसी टाइप का कोई फ्लूइड तो वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं है। नेक्स्ट जो हम एग्जामिनेशन करेंगे असेसमेंट वो क्या है, एब्डोमिनल मूवमेंट्स को देखना है कि मेनली क्या है, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो एब्डोमेन है वो फूलता है और एक्सपिरेशन के टाइप पे वो डाउन होता है। डायफ्रेमिक पैरालिसिस होने पर एक्सपिरेशन के वक्त एब्डोमेन बल्ज करता है, पेरिटोनोसिस होने पर एब्डोमिनल मूवमेंट्स एब्सेंस होते हैं। मतलब एब्डोमिनल मूवमेंट्स की का मीन ये है, इसमें ये कह रहा है कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन का मीनिंग ये होता है कि जब बच्चा सांस अंदर की तरफ खींचता है उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और एक्सपिरेशन का मतलब जब बच्चा सांस बाहर छोड़ रहा होता है उसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो जब बच्चा इंस्पिरेशन करता है तो उसका एब्डोमेन फूल जाता है, ठीक है, और जब बच्चा एक्सपिरेशन करता है तो उस टाइम पे वो क्या होगा, अंदर की तरफ डाउन हो जाएगा। तो हमें जो है ये मूवमेंट्स भी चेक करने हैं बच्चे के। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, असेस करेंगे स्पाइन एंड बैक को चेक करना है कि किसी भी टाइप की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है बैक साइड में, ये हमें चेक करना है। देन हम क्या चेक करेंगे, जेनाइटल एरिया। अब जो जेनाइटल एरिया वहाँ पे किसी भी टाइप्स की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रही है, ये हमें चेक करना है। मेज़रमेंट में क्या देखेंगे कि जो बॉडी है उसका जो मेज़रमेंट है वो करना है हमें कि उसका हाइट कितना है, वेट कितना है। नॉर्मल जब बेबी का बर्थ होता है तो उसका वेट जो नॉर्मल होता है वो होता है 2.5 kg, ठीक है, नॉर्मल रेंज है। तो हमें वेट चेक करना है कि बच्चा कम वेट का तो नहीं है, ज़्यादा वेट का तो नहीं है। हाइट देखना है कि नॉर्मली जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी जो हाइट होती है नॉर्मल वो होती है 53 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, हेड और जो चेस्ट का सरकमफ्रेंस है, मतलब ये जो मेज़रमेंट आता है ये ऑर्थोपेमेट्रिक असेसमेंट के अंदर आता है। तो इसमें जो हेड का जो मेज़रमेंट है ये कितना है, चेस्ट का कितना है। तो जब बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम में जो बच्चे का हेड का जो सरकमफ्रेंस होता है वो एज़ कम्पेयर टू चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेज़र करनी है। इसके बाद इमोशनल नीड्स देखना है हमें कि उसकी एज के अकॉर्डिंग ये देखना है कि उसमें इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, वो अपने पेरेंट्स या फिर जो भी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, उनके प्रति उसका जो नेचर है वो किस टाइप का है, वो कुछ रिएक्शन करता है या नहीं करता, उनको देखकर स्माइल करता है या नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे कि कल्चर कैसा है उनका, किस टाइप का फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, किस कल्चर से हैं वो लोग, इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना। जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ पर ये क्या है इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसकी फैमिली का भी जो कल्चर है उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अभी सेकंड स्टेप आती है हमारी नर्सिंग प्रोसेस की जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हमने क्या किया, बच्चे को असेसमेंट कर लिया, बच्चे को जो हिस्ट्री है वो कलेक्ट कर ली, फिर हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, ऑब्जर्व किया बच्चे को, फिर हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम तो उसकी जो नीड्स है बच्चे की वो पूरा नहीं होने पर बच्चे क्या है, एक बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, उसके नेचर को पहचानना एक बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केयर प्लान को फॉर्म करेंगे। तो केयर प्लान फॉर्मेशन में क्या होगा, जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है, हमें लगता है कि जो ये बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके जो फर्स्ट एड की जो वो है, फर्स्ट एड की जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना है, नर्सिंग केयर प्लान को बनाना है। अब इसको जब हम फॉर्म करते हैं तो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है जिसको हमें फॉलो करना होता है। मिनिमम रिस्क लेते हुए हमें मैक्सिमम नीड्स को पूरा करना है। मतलब क्या करना है, हमें उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमें क्या करना है, कीप अप द माइंड रखना है, और उसको क्या करना है, हमें कम करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें
क्या करना है, एक प्लानिंग करनी है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें एक नर्सिंग केयर प्लान रेडी करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का मीन ये है कि अब हमने जो प्लानिंग की है, बच्चे की कंडीशन को देखते हुए हमने असेसमेंट भी कर लिया, बच्चे का हिस्ट्री भी ले ली, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। अब हमें क्या है, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे को जो डिजीज़ है वो कौन सी डिजीज़ से बच्चा सफ़र कर रहा है और अब हमें उसके लिए क्या केयर प्रोवाइड करनी है, हमने सारी चीज़ें प्लान कर ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चे की जो केयर है उसको स्टार्ट करना है, बच्चे को ट्रीटमेंट देना है। तो उसको हम क्या करेंगे, बच्चे पर अप्लाई करेंगे, जो प्लान है उसको बच्चे पर अप्लाई करेंगे, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कहते हैं, ठीक है। तो अब जो ये है प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग है, इसके अंडर कुछ पॉइंट्स आते हैं। जो केयर प्लान हमने बनाया है उसको वो क्या है, फंक्शन तभी करेगा जब ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमारे पास होगी। ये पॉइंट्स ये कह रहा है कि केयर प्लान हम बना तो रहे हैं बट वो फंक्शन में कब आएगा, जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल लेंगे, सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हम उसको एक हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हम उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर, ठीक है। उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। अब जो भी हम केयर देते हैं उससे पेशेंट में होने वाली प्रोग्रेस या फिर कॉम्प्लिकेशन, उसको हमें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। अब हमने क्या किया, जो केयर प्लान की उसको हमने बच्चे पर इम्प्लीमेंट किया। अब उसमें हमने बच्चे को जो थेरेपीज़ दी, कुछ ट्रीटमेंट्स दिए हैं, कुछ केयर प्रोवाइड की है। तो हमें क्या करना है, उसकी प्रोग्रेस को देखना है कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, या फिर हो सकता है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिखे हमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हमें क्या करना, ऑब्ज़र्व करना है और उसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। अब इवोल्यूशन में क्या करेंगे हम, लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन में हम जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं, ठीक है। हमने जो भी नर्सिंग केयर जो केयर प्लान बनाए हैं उसको हमने क्या किया, फंक्शन में लाया है और उसको क्या किया, हमने फॉलो किया। अब उससे जो भी बेनिफिट हुआ है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत तो नहीं है, मतलब बच्चे को और एक्स्ट्रा कोई केयर की नीड तो नहीं है, ये चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी है और उसको इवोल्यूएट करना है। अब बच्चे के लिए हम जब नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें पेरेंट्स को भी हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। पेरेंट्स को इसलिए इंक्लूड करना है कि पेरेंट्स जो है बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हमें दे सकते हैं। तो पेरेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करवाना है और इस टाइम पे हमें ये देखना है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि इवोल्यूशन में हम जो भी बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं लास्ट में कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब बच्चे की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। और हमें क्या करना है, इसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना है और उन्हें भी सारी इंस्ट्रक्शंस देने हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं।